जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे और बड़े ही शानदार तरीके से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। और हम आपके सामने प्रस्तुत हैं अपनी अगली क्लास लेकर के। और आज की क्लास में हम कुछ इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और जो आगे आगामी परीक्षाएं लोअर पीसीएस, यूपीपीसीएस एंड आरओ एआरओ की परीक्षाएं जो आने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। यहाँ पर आज हम भारतीय संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि किस तरीके से आधुनिक भारतीय जो संविधान निर्मित हुआ उसकी नींव किस तरीके से रखी गई, क्या क्या चेंजेस आए, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रावधान निर्मित हुए। ठीक है, उन सभी पर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू द क्लास। माई सेल्फ अजीत कुमार यदुवंशी एंड आई एम अवेलेबल हियर to some basic questions for the fundamental of the constitution. So basic structure of the constitution we will discuss here, and this is the very important class for all of you. So let's start. आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए, तो आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान को माना गया है। क्या माना गया है भारतीय संविधान को, देखते हैं। विकल्प दिए गए संघीय, संसदीय, एकात्मक, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। ये चार विकल्प यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के नेचर की बात हो रही है। नेचर का मतलब भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान एकात्मक है, एकात्मक का अर्थ है अध्यक्षात्मक है, या फिर भारतीय संविधान संसदात्मक है या संघात्मक है। ठीक है, संघात्मक की बात हो रही है, तो संघात्मक है या फिर एकात्मक है, अध्यक्षात्मक है, तो ये जानना चाह रहे हैं। तो इसका अर्थ है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि चलिए तो हम समझेंगे कि एकात्मक संविधान का अर्थ क्या होता है। एकात्मक का अर्थ होता है यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी व्यवस्था यानी ऐसे जो संविधान जिनमें जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, अध्यक्षात्मक होती है। अध्यक्षात्मक का मतलब क्या होता है कि केंद्र यहाँ पर कैसा होता है, शक्तिशाली होता है। केंद्र कैसा होता है, यहाँ पर शक्तिशाली होता है और राज्य जो होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं। ठीक है, केंद्र यहाँ पर क्या होता है, शक्तिशाली होता है। अगर सीधे शब्दों में परिभाषाओं के उसमें ना पढ़े और सीधे सीधे इसके मूल अर्थ को या सीधी बात को समझे तो इसका अर्थ होता है कि एकात्मक व्यवस्था जो होती है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है और यहाँ पर जो होता है वो केंद्र प्रभावी होता है राज्यों की शक्तियों पर। ठीक है, अच्छा, और अध्यक्षात्मक अर्थ क्या होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई देशों में क्या होता है कि कहीं राष्ट्रपति प्रमुख होता है और कहीं प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। जैसे कि भारत है, यहाँ पर जो है प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री माना जाता है, क्योंकि उसके पास शक्तियां अधिक हैं। ठीक है, और जैसे अमेरिका देखा है तो अमेरिका जो है उसमें राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री का कोई रोल दिखाई नहीं देता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन है या एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर समझेंगे संसदीय व्यवस्था क्या होती है या संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, ये समझेंगे। भारतीय की संसदीय पार्लियामेंट्री तो है ही है, यानी संसद व्यवस्था तो यहाँ पर लागू है ही है। उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा तो है ही है। लेकिन भारत जो है वो कैसा है, फेडरल है। कैसा है, फेडरल है। ठीक है, अब कैसा है फेडरल है, इसको भी समझते हैं कि फेडरल होता क्या है। तो फेडरल का अर्थ होता है कि यहाँ पर कैसी होती है, संघीय व्यवस्था होती है, यानी यहाँ पर केंद्र और राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, अपने अपने कार्यों को करते हैं, इनकी स्वतंत्र शक्तियां होती हैं और कोई एक दूसरे के कार्यों में इंटरवीन नहीं करता, यानी हस्तक्षेप नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी शक्तियों के साथ ये कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन भारत जो है वो भारत न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से क्या है, एकात्मक है। वो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, यानी भारत जो है, भारत का संविधान जो है वो रूप विधान में संघीय है और भावना में एकात्मक है। अब इसके अर्थ को समझते हैं कि क्या मतलब है इस बात का। तो इस बात का अर्थ ये है कि भारत जो है वो रूप विधान में संघीय है। संघीय का मतलब क्या है कि यहाँ पर राज्य सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार भी है। राज्य अपना कार्य भी करते हैं और केंद्र अपना कार्य भी करती है। फिर बोले कि अगर ये है तो इस तरीके से संघात्मक होना चाहिए। एकात्मक रूप में क्यों है, तो एकात्मक रूप में इसलिए है कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से यानी यूनियन ऑफ इंडिया से अलग नहीं हो सकता। ठीक, एक बार अगर उसमें शामिल हो गया तो उसमें अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे आपने पढ़ा है कि भारत की जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो है, उसमें 3 सूचियां दी गई हैं। उप सूचियां जो है वो क्या है, पहली है राज्य सूची, केंद्र सूची, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची, और तीसरी है आपकी समवर्ती सूची, यानी जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो सामान्य रूप से कहां से अभिप्रेरित है,
वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अभिप्रेरित है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर देखा जाए, इसका मतलब क्या है कि जैसे केंद्र सूची जो है ना, जो सेंट्रल लिस्ट है, उसका मतलब ये है कि ऐसे विषय जिन पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। राज्य सूची का अर्थ है जिन पर केवल राज्य ही कानून बना सकता है, यानी दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हो गई। तो ये तो दिखाता है कि यहाँ पर आपका संघीय व्यवस्था को प्रकट करता है। लेकिन इसके अलावा तीसरी जो अनुसूची जो है, जो जिसे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, संवती सूची कहते हैं, उस पर क्या होता है, केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, दोनों लोग कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर उन दोनों में कहीं पर भी क्या होता है, एक दूसरे में अगर कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो वहां पर केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी होगा, राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा। यानी यहाँ पर केंद्र जो है वो कैसा होता है, शक्तिशाली दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये केंद्र की एकात्मकता को प्रकट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए कि अगर कहीं का किसी राज्य का लोकतंत्र जो है या प्रजातंत्र जो है या वहां की सरकार जो है वो फेल हो जाती है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी वो केंद्र के कंट्रोल में चला जाता है, सेंट्रल के कंट्रोल में चला जाता है। तो यहाँ पर भी एकात्मकता दिखाई देती है कि केंद्र जो है वो प्रभावी होता है राज्यों पर। तो ऐसा भारत के संविधान में देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि रूप विधान में संसद संघीय है और भावना में क्या है, एकात्मक है। तो ऑप्शन डी जो है वो प्रश्न के लिए उत्तर हो सही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो समाजशास्त्री जो केसी वियर हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जानते होंगे, केसी वियर। ठीक है, बात काफी महत्वपूर्ण है। केसी वियर की जो राय है वो क्या कहते हैं, है ना, वियर जो केसी वियर जो है वो कहते हैं कि भारत का जो संविधान जो है वो कैसा अर्धसंघात्मक है। कैसा है, अर्धसंघात्मक है। वो बताते हैं कि ये कैसा है, अर्धसंघात्मक है। ठीक है, अर्धसंघात्मक, इसका अर्थ ये है कि ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। तो ये भारत का संविधान को कैसा बताते हैं, अर्धसंघात्मक बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्वार्सी फेडरल है। कैसा है ना, क्वार्सी फेडरल बताते हैं इसको, ये क्वार्सी फेडरल। ठीक है, इनका मतलब है क्वार्सी फेडरल। चलिए, तो हम समझ गए हैं कि भारत जो संघात्मक यानी पूर्ण रूप से संघीय भी नहीं है और पूर्ण रूप से एकात्मक भी नहीं है। तो रूप विधान में संघीय है और भावना में एकात्मक है। ये प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। है ना, 1861 के अकॉर्डिंग हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला कथन है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। तो पहला ये है। ठीक है, आप प्रश्नों को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या ये सही है कि नहीं है, पहला कथन जो है वो सही है या नहीं है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूं क्या है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट, the total number of members in this governor general's executive council becomes 7। यानी सदस्य संख्या 7 की बात कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल थी उसमें सदस्य संख्या 7 हो गई। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट बात ये है। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए, उत्तर की बात कर लेते हैं। तो हम उत्तर को समझने पहले हमें समझना होगा कि जो 1861 अधिनियम जो है ये क्या है। देखिए, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति बड़ी क्रांति थी जो कि ब्रिटिश क्राउन तक पहुंची, यानी ब्रिटिश क्राउन तक इसकी आग लपटें इसकी पहुंची और ब्रिटिश क्राउन ने इसके बारे में ठोस कदम उठाए और कंपनी से पूर्ण रूप से शासन जो है वो जो भारतीय शासन था वो किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यानी ब्रिटिश क्राउन ने पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां पर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद को लाया गया और भी बहुत प्रावधान किए गए थे। इसके साथ साथ राज्य सचिव का पद भी सृजित किया गया 1858 अधिनियम के अनुसार। राज्य सचिव का मतलब क्या था, राज्य सचिव को जो है वो कहते थे ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया, ये कहा जाता था। ठीक है, और वही उत्तरदायी होता था भारत के शासनकाल, मतलब भारत में जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी होगा वो होगा, यानी ब्रिटिश क्राउन को वो रिपोर्ट करेगा। अच्छा, इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय काम करेगा भारत में। अच्छा, तो ये 1858 में आया। लेकिन इसके बाद में जो भारत परिषद अधिनियम जो है, यानी यहाँ पर परिषद की स्थापना करेगी पहली बार, है ना, भारत परिषद की, और भारत परिषद अधिनियम 1861 लागू किया गया। ठीक है,
यहाँ पर क्या किया गया कि यहाँ पर जो वायसराय था उसकी कार्यकारिणी के लिए परिषद का गठन किया गया और इसमें जो सदस्य संख्या थी वो क्या थी, सदस्य संख्या रखी गई 5, है ना। इसमें 5 सदस्य थे, यानी वित्त, सेना, है ना। इस प्रकार से जो पोर्टफोलियो सिस्टम था उससे संबंधित यहाँ पर क्या थे, 5 सदस्य रखे गए। यानी अगर हम उसको ले गवर्नर जनरल को अलग कर दें तो उसमें 5 सदस्य शामिल थे। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो गवर्नर जनरल को शामिल किया जाए तो गवर्नर जनरल था। इसके अलावा विशेष पद को अगर देखा जाए तो कमांडर इन चीफ का पद भी इसमें शामिल हो जाता है, तो सदस्य संख्या 7 मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कुल सदस्य थे, वो कुल सदस्य 5 को ही कंसिडर किया गया, ठीक है। सदस्यों की संख्या यहाँ पर 5 मानी गई, तो 7 नहीं है, तो इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं होगा। अच्छा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बिल्कुल कम से कम 6 और अधिकतम कितनी कर दी गई, 12। विधि निर्माण के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी। यहाँ पर ये ठीक कथन है, ये कथन जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था, यहाँ पर समानता रखी गई थी। तो कथन 2 और कथन 3 जो है वो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर द करेक्ट, ये दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो पहला प्रश्न है मतलब पहला कथन जो है वो क्या है, इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। दूसरा कथन है कि कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ठीक है। अगला है तीसरा स्टेटमेंट, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये बात हमको यहाँ पर समझनी है, तो थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कि 20 जून को लागू किया गया, तो लागू शब्द दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये 1892 का अधिनियम जो है वो 20 जून 1892 को क्या किया गया था, असाइन किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था और इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था इसको फरवरी, है ना, कह सकते हैं 3 फरवरी 1893 को से लागू किया गया था, ठीक है। 3 फरवरी 1893 में ये लागू हुआ था और 20 जून 1892 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो कथन 1 जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कथन जो है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये कथन भी यहाँ पर जो है वो सही नहीं है। अब देखिए 1861 का जो अधिनियम था उसमें सदस्य संख्या क्या थी, 6 कम से कम, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 कम से कम और अधिकतम कितनी कर दी गई थी, वहां पर 12 कर दी गई थी, जैसे कि आपने प्रश्न में देखा गया था। यहाँ पर सदस्य संख्या जो थी वो कितनी कर दी गई थी, 10 से बढ़ा करके कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी यहाँ पर, ठीक है। कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो कम से कम गैर सरकारी सदस्य थे वो कितने हो सकते थे, 10 गैर सरकारी सदस्य हो सकते थे। तो यहाँ पर 5 दी गई है, तो ये 5 जो है वो सही नहीं है। 10 सदस्य कैसे होंगे यहाँ पर, गैर सरकारी हो सकते थे अधिकतम, ठीक है। तो दूसरा वाला कथन भी है वो भी सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखेंगे तो तीसरा समय क्या दिया गया, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नहीं भाई, यहाँ पर पहली बार बजट पर बहस करने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन और इसके साथ साथ प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, ठीक है। 6 दिन के प्रियर नोटिस पर, यानी अगर आपको प्रश्न पूछने हैं, बजट पर बहस करनी है और कोई प्रश्न पूछने हैं तो 6 दिन के पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप यहाँ पर नहीं पूछ सकते थे, भारतीयों को यह अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन जो तीसरा है वो भी गलत हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी कथन जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं विकल्प जो दिए गए हैं वो गलत है। और इस तरीके का क्या होता है कि परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का भी अभ्यास करना जरूरी हो गया है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र बन रहे हैं, प्रश्न पत्रों में त्रुटियां किस प्रकार से आ रही हैं, गलत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। किस तरीके से पेपर बनाने वाले लोग हैं वो कैसे पेपर बनाते हैं कि प्रश्न ही सही तरीके से पूछ नहीं पाते हैं, या तो कभी कथन गलत होता है या फिर क्या कहते हैं ऑप्शन ही विवादास्पद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी कथन जो है वो सही नहीं होगा। तीनों विकल्पों को, यानी तीनों जो कथन है उनको मैंने ठीक तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इनमें कोई भी विकल्प जो है वो सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है
वो है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, है ना। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत, देखिए पिछले प्रश्न में हमने आपसे कहा था कि बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो 1892 में प्राप्त हुई, लेकिन प्रश्न पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पूछ रहे हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो आपको इसका तो आंसर मिल ही गया होगा कि 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अकॉर्डिंग बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हुआ, परंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। अच्छा, प्रश्न पूछने के लिए भी 6 दिन पहले नोटिस देना होता था, 6 दिन के नोटिस पर ही आप प्रश्न पूछ सकते थे। चलिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ये 2023 में पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, पूछ रहे हैं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, महत्वपूर्ण है बात है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की धारणा जो है वो किसमें आई थी, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत आई। ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, पार्लियामेंट्री सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में, जो आपने पहली क्लास आपने देखी होगी, आई होप अगर नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देखें, पहली क्लास में मैंने आप इसको डिस्क्राइब किया है, ठीक अच्छे ढंग से इसको समझाया है, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि कम्युनल के अकॉर्डिंग क्या देना है, वहां पर इलेक्शन करवाने, यानी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। यानी सबसे पहले जो है मुस्लिमों ने क्या किया, अपने लिए स्वतंत्र यानी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी, है ना। आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, 1906 के बाद में ही उनका पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर के उन्होंने प्रयास करना शुरू किया, और ये प्रयास 1909 में सफल हुआ। ठीक है, उस समय क्या था कि जो पार्लियामेंट सुधार आया 1909, या कहें भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया, उसके अकॉर्डिंग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अंग्रेजों का इसका सीधा फायदा ये था कि अगर मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे तो इसके साथ साथ क्या होगा, अलग जो अदर कम्युनिटीज जो है, अलग जो समुदाय जो है वो भी मांग करेंगे। इस प्रकार से आईएनसी जो है यानी भारतीय जो है उनकी जो एकता है वो कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, टूट जाएंगे वो लोग, और उनकी एकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत के प्रति जो लगातार वो अंग्रेजों के प्रति जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या स्वतंत्रता की मांग को लेकर प्रश्न उठा रहे थे, उनमें कमी आएगी। तो उनको देखते हुए उन्होंने इसमें उन्हें लाभ दिखाई दिया। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि मार्ले जो है वो 1909 के समय यहाँ पर क्या थे, ये राज्य सचिव थे। कौन थे ये, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, मैं बता भी चुका हूं पहले आपको। और मिंटो जो है यहाँ पर क्या है, वायसराय है। ठीक है, तो वायसराय, इन दोनों ने मिलकर के यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, और इसे इसलिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। हालांकि 1919 में इसको और विस्तारित किया गया, और उसके साथ साथ 1935 में भी इसे विस्तारित किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए 1909 का अधिनियम संबंधित था, है ना, किस बात से संबंधित था, जस्ट अभी हमने समझा। देखिए तो रिलेटिव क्वेश्चन है, आप समझिए, इस व्याख्या को अगर एक बार समझ लेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। ये अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहले क्या पूछा गया कि प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहाँ की गई, ये प्रश्न पूछा गया 2019 एमपीपीएससी पीसीएस में पूछा गया। इसके अलावा फिर आप देखेंगे कि ये 2017 में देखिए पूछा गया एमपी में, है ना, एमपीपीसीएस की परीक्षा में। तो ये एक ही प्रश्न है, एक तरीके से देखा जाए तो एक ही सेगमेंट से है। तो 1909 का अधिनियम संबंधित था, किस बात से संबंधित था, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, विधान परिषद से, या फिर द्वैध शासन से। ठीक है, तो जस्ट अभी आपने व्याख्या समझी है पिछले प्रश्न में, तो ये पृथक मताधिकार क्षेत्र से संबंधित है, यानी लागू करने से संबंधित है। और यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी 1909 में, इसे पार्लियामेंट्री सुधार कहा गया। चलिए, तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। ठीक है, संघीय न्यायालय, है ना, तो फेडरल कोर्ट की बात हो रही है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना किसके अकॉर्डिंग करी गई।
भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए गए, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न 2014 यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसको समझेंगे। देखिए इनमें से कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। 1861, 19 और ये 1909 तीनों ही गलत है। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है इस प्रश्न के लिए। थोड़ी इसकी व्याख्या को समझते हैं। देखिए 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रावधान किए गए थे। तो 1935 अधिनियम के अनुसार भारत में क्या किया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करी। यानी भारत को संघीय व्यवस्था लागू करने के लिए यहाँ पर क्या गया था, फेडरेशन बनाने के लिए ना। तो इसे अखिल भारतीय संघ यानी संघात्मक व्यवस्था लागू करने के लिए, तो अखिल भारतीय संघ कह सकते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। परिणाम तो ये लागू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई थी। तो अखिल भारतीय संघ में क्या क्या चीजें शामिल थी वो भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या था, एक तो ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जो राज्य थे वो, ठीक है। इसके अलावा जो कमिश्नरेट थे, यानी यहाँ पर चीफ कमिश्नर का जो शासन था, यानी 4 चीफ कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट थे वो, और इसके अलावा जो देशी रियासतें थी वो। तो इनको 3 समूह में शामिल करके, इन सभी को जोड़ करके ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था, जो कि अंततः लागू तो नहीं हुआ, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर, समझेंगे यहाँ पर 1 अक्टूबर है ना 1937 में, ठीक है, यहाँ पर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1937 में इस अधिनियम के अकॉर्डिंग, 1935 अधिनियम के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयत्न किया गया था, जो अंततः लागू तो नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1935 के अनुसार इसको निर्मित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिवली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया। देखेंगे कि बड़ी समानता है। 2014 में क्या पूछा गया, देखिए प्रश्न वही है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो प्रश्न वही है, लगभग वही प्रश्न है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। और दूसरा देखेंगे कि ये 2014 में पूछा गया और अगली साल उन्होंने यहाँ से फिर एक प्रश्न पूछा मेंस में 2015 में पूछा गया कि बताइए किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये मैं पिछले प्रश्न में बता चुका हूँ। तो ऑप्शन सी जो है वो डाउटलेस है, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। 1937 जो है वो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैत शासन, अब देखिए यहाँ पर जो है वो दो चीजें समझने वाली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन वाली बात ये हो जाती है कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1935 भी दिखाई देगा और 1919 भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ये कंफ्यूज करने वाला है। प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन का मतलब जो है वो ये है कि प्रांतों के जो मतलब क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी थी उसमें प्रांतों में जो विषय थे उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक थे आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय, ठीक है। तो ये प्रांतों में प्रावधान किया गया था 1919 में। लेकिन प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है केंद्र से संबंधित है, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू हुआ। तो ये जो लागू हुआ था वो हुआ था 1935 में। ध्यान रखेंगे, केंद्र में 1935 में और प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में। यानी जो 1919 के बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया तो प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। यानी जो ये जो विषय थे यानी हस्तांतरित और आपके जो आरक्षित विषय थे वो केंद्र में लागू कर दिए गए अकॉर्डिंग टू 1935 अधिनियम के अनुसार। और उसी के साथ जो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, लोकल गवर्नेंस की तरह उनको काम करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया।
तो अधिनियम 1935 जो है यानी ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल डाउटलेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लागू किया गया। चलिए, यानी इसके अकॉर्डिंग लागू किया गया, इन अधिनियमों के अनुसार लागू किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। देखिए, बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिवली क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बड़ा ही एकदम क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके, थोड़ा थोड़ा चेंज करके कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको देखेंगे। इसकी व्याख्या हम अभी समझ चुके हैं कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग लागू की गई और प्रांतों में अकॉर्डिंग 1919 अधिनियम के अनुसार लागू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या हम पिछले प्रश्न में समझ ही चुके हैं, तो ज्यादा समय न गवाते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 की विशेषताएं ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1919 की विशेषताएं। पहली विशेषता दी गई यानी पहला कथन है, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है, देखिए जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ ना, जो समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, वो बड़े ही महत्वपूर्ण है और प्रश्नों से सीधा लिंक करते हैं, सीधा रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आसानी से उत्तर दे पाएंगे, बड़े ठीक तरीके से। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन, देखिए अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रांतों में क्या किया गया था, 1919 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या किया गया, द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था, डायआर्की ना। द्वैध शासन का मतलब क्या कि प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ठीक है, चलिए उसकी जो संपूर्ण व्याख्या है वो पिछले प्रश्नों में हम बता ही चुके हैं। दूसरा कथन जो है वो है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। ठीक है, तीसरा प्रश्न जो है वो है मतलब तीसरा कथन जो है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि पहली वाली बात जो है वो तो सही है बिल्कुल, कि प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी भागों मतलब जो कार्यकारी विषय है उनको दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, ये तो बात ठीक है। दूसरी बात है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, तो ये बात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ये 1919 के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि पहले ही 1909 में से लागू कर दिया गया था, 1909 के अकॉर्डिंग लागू किया गया था, तो ये वाली बात जो है वो सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया ना, केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, तो ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण यहाँ पर दिया गया था, केंद्र के द्वारा प्रांतों को भी नियम कायदा कानून बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान की गई थी। ठीक है, तो कथन एक सही है और कथन तीन भी ठीक है, यानी कथन दो है वो सही नहीं है, तो केवल एक और तीन यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। अच्छा प्रश्न है, 2012 में आईएएस की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए तो इसको हमने ठीक प्रकार से समझ लिया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखेंगे कि द्वैध शासन डायआर्की का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में यानी जब हम इसकी क्लास 1 कर रहे थे तब मैंने आपको ये समझाया था कि ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि डायआर्की का क्या मतलब है, द्वैध शासन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर जिन चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां पर जोर दे रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि वो जरूर ही परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ या प्रश्न होगा, तो उस एक्सप्लेनेशन को बड़ा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, और जहां कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जो है वो फेंक के मारेंगे। ठीक है, ताकि हम तक पहुंचे और हम उसे देखें कि भाई ये समस्या है और इस समस्या का समाधान करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए द्वैध शासन का क्या है, देखेंगे इसके वास्तविक अर्थ को समझना है। क्या है कि भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत जो है वो क्या किसे निर्दिष्ट करता है, यानी इसके द्वारा क्या प्रकट किया जाता है, डायआर्की का क्या अर्थ है, ये जानना चाह रहे हैं। डायआर्की का अर्थ मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। 2017 में पूछा गया अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, पहला है ऑप्शन है विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप इनमें से जरूर कोई ना कोई उल्टा सीधा प्रश्न का आंसर लगा कर आ जाएंगे। ठीक है, विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन, 2 सरकारों का शुरू किया जाना,
जनरली आदमी कंफ्यूज होता है कि अगर उसने ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो इनमें से ले लेगा दो सरकारें बनी होगी या विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन किया गया होगा, दो शासक समुच्चय लंदन और दिल्ली। ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है कि भैया डायरकी का मतलब क्या है कि दो प्रकार के शासक हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, कि दिल्ली से भी शासन हो रहा है और आपका कहां से हो रहा है कि लंदन से भी शासन किया जा रहा है, यानी क्राउन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन किया जा रहा है, इसीलिए इसको डायरकी कहते हैं। पर ऐसी बात है नहीं है, ठीक है, ये बातें सही नहीं है। हालांकि ये ठीक था कि लंदन से भी कंट्रोल था, लेकिन डायरकी का ये मतलब नहीं था, ठीक है। तो डायरकी का मतलब क्या था कि द्वैध शासन का मतलब ये था कि विषयों को, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता था, ठीक है। क्या था, एक तो आरक्षित विषय थे, है ना, आरक्षित, ठीक है। आरक्षित का मतलब था रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब था कि ये तो रिजर्व्ड है, इन पर कायदा कानून नियम जो है वो केवल कौन बना सकता है, गवर्नर जनरल ही बना पाएगा, तो इसको रिजर्व्ड कहा गया। और दूसरे थे हस्तांतरित, ट्रांसफरेबल, है ना, तो हस्तांतरित, तो हस्तांतरित जो थे वो ट्रांसफरेबल थे, ठीक है। इन पर कौन था कि जो निर्वाचित मंत्री होते थे वो इन पर कानून बना सकते थे, ठीक है। तो ये वाली बात थी। तो इसका मतलब ये है कि विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, ये अर्थ था डायरकी का, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, कहता है कि 1919 अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित विषय, इनसे संबंधित प्रश्न है कि 1919 अधिनियम में प्रांतीय विषयों में कौन से आरक्षित रिजर्व्ड विषय माने गए थे, है ना। 1919 के अकॉर्डिंग कौन से रिजर्व्ड विषय हैं जिन पर केवल गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ही नियम बना सकती है। तो दिया गया है न्याय प्रशासन, ठीक है, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा दिया गया है भू राजस्व और चौथा है आपका पुलिस, ठीक है। तो देखिए अब इनको कैसे समझेंगे आप, वो देखिए। रिजर्व्ड का मतलब ध्यान रखिए कि इन पर नियम कौन बना सकता है, गवर्नर जनरल बना सकता है या उसकी कार्यकारी परिषद बना सकती है। तो कार्यकारी परिषद जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो तो उन्हें आरक्षित कर लेगा, अपने पास रखेगा। और जो बड़े ही सस्ते वाले हैं, सस्ते का मतलब क्या, जिनमें जिम्मेदारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जैसे एजुकेशन है, लोकल गवर्नेंस है, स्वास्थ्य का काम है, ठीक है, या कृषि का काम है, तो ये जो था वो लोकल गवर्नेंस को दे रखा था। यानी ये ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे जिन पर जो निर्वाचित मंत्रिमंडल होता था वो इन पर कानून बनाता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्याय प्रशासन, अब न्याय प्रशासन गवर्नर जनरल है वो तो भाई रिजर्व रखेगा, महत्वपूर्ण होता है ना, क्योंकि न्याय प्रशासन तो बहुत महत्वपूर्ण काम है ना, तो उसको अपने पास रखेगा। भू राजस्व भी रखेगा क्योंकि यही यहाँ से तो टैक्स आ रहा है ना, इनकम सोर्स है भू राजस्व, तो भू राजस्व को तो किसी भी हालत में देने का है नहीं, ठीक है। अच्छा तीसरा देखा जाए पुलिस, तो पुलिस भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस जिसके कंट्रोल में होगी वो तो सर्वे सर्वा रहेगा। तो अभी गवर्नर जनरल पुलिस जैसा महत्वपूर्ण विषय जो है वो हस्तांतरित में क्यों रखेगा, तो ये भी रिजर्व विषय है, ठीक है। हाँ देखिए लोकल गवर्नेंस, स्थानीय सुशासन है, स्थानीय सुशासन करिए आप, तो ये किसमें था, ट्रांसफरेबल में था, ठीक है। यानी निर्वाचित मंत्रिमंडल जो है वो स्थानीय सुशासन के बारे में नियम कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल को यह भी अधिकार था कि अगर वो इनमें कोई परिवर्तन करना चाहे तो वो परिवर्तन कर सकता था, ठीक है। तो आपको दिखाई दे गया होगा कि यानी स्थानीय सुशासन को छोड़ करके बाकी सारे तीनों विषय जो है, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस जो है वो आपके क्या है, रिजर्व विषय है, ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे। तो 1, 3 और 4 यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 1, 3 और 4 जो है वो प्रांतीय विषयों में से आरक्षित विषय है, रिजर्व्ड विषय है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है देखेंगे। प्रांतीय स्वायत्त का शुभारंभ से संबंधित प्रश्न है। बोला गया है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, है ना, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की, है ना, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की किस अधिनियम में, ठीक है, ये तो जानना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया कैबिनेट मिशन, दूसरा दिया गया है साइमन कमीशन, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। तो कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन तो ये तो बिल्कुल गलत है ही है, इनमें तो कोई बात ही करने की बात नहीं है। अब जो असली मुद्दा जो आता है वो इन दो ऑप्शंस में आता है, ये तो एलिमिनेटेड है, दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919 ना। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा ही ट्विस्ट वाला मामला है कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात है। तो देखिए जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया
तो वहां पर जो सरकार था पहली बार क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू करी गई और प्रांतों को भी थोड़ी स्वायत्तता की शुरुआत की गई ना, क्योंकि वहां वहां क्या किया गया कि प्रांतों में डायरकी लागू किया गया। डायरकी में मतलब क्या किया गया कि वहां द्वैत शासन में कि हस्तांतरित और रिजर्व्ड विषय रखे गए, तो प्रांतों को भी कुछ विषय प्राप्त हुए जिनके बारे में वो नियम बना सकते थे, जिनको हस्तांतरित विषय कहा गया, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स कहा गया, टॉपिक्स कहा गया, जिन पर वो नियम बना सकते थे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी बहुत स्वायत्तता जो है वो प्राप्त होने लगी थी। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया शुरुआत की गई, कब आरंभ की गई, तो आरंभ की बात कर रहे हैं तो 1919 में आरंभ कर दी गई थी, स्वायत्तता उन्हें थोड़ी बहुत प्राप्त होने लगी थी। जो कि 1900 अधिनियम 1935 जब आया तो उसे उसमें स्थापित किया गया और विस्तारित किया गया, यानी उनकी शक्तियों को बढ़ाया गया और उसमें थोड़ा मजबूती के साथ में उसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और विस्तारित किया गया। तो यहाँ पर शुरुआत की बात कर रहे हैं तो शुरुआत के लिए 1919 वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यहाँ पर जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसकी शुरुआत की गई थी, यानी प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई थी, यहाँ से ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा ट्विस्ट समझिए कि जब ये परीक्षा हुई तो झारखंड सरकार या झारखंड पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया 2021 में, तो झारखंड सरकार ने अपनी जो इनिशियल आंसर की थी उसमें तो ऑप्शन सी को करेक्ट माना। ठीक है, ऑप्शन सी को करेक्ट माना और उसके बाद में क्या किया गया कि जो दोबारा आंसर की जो आई है ना, उसमें ऑप्शन डी को करेक्ट माना गया, जो कि सही भी है, व्याख्यात्मक रूप से भी सही है, क्योंकि शुरुआत तो 1919 से ही हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, बाकी तो वैसे भी एलिमिनेटेड है क्योंकि वो तो बहुत दूर की बात है। चलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्रथम द्विसदनीय विधान पालिका से संबंधित है और प्रश्न है कि भारतीय विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय है ना बाइकैमरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया है ना, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो कब से लागू की गई, ये प्रश्न है हमारा। ऑप्शन दिए गए 1892, 1909, 1919 और 1935। तो इस प्रश्न को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो अधिनियम 1919 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। यहां पर राज्य परिषद और केंद्रीय विधानमंडल दो सदन बनाए गए थे। राज्य परिषद उच्च सदन था, जैसे कि आज राज्यसभा काम करती है, और दूसरा जो निम्न सदन था वो क्या था, केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये दो सदनात्मक व्यवस्था बनाई गई थी। पिछली क्लास में मैंने आपको उसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया, कितने सदस्य थे, कितने मनोनीत किए जाते थे, कितने निर्वाचित थे, सब कुछ पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है, तो ज्यादा समय यहाँ पर व्यर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी पिछली क्लास देखेंगे आप लोग तो बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इसको। ठीक है, तो जो पहली बार जो इसको शुरुआत की गई है ना, प्रथम बार जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था जो बनाई गई है वो अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग बनाया गया, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय बाइकैमरल विधायिका लेकर आया था, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय लेकर के आया था, तो यहां पर देखेंगे 1861, 1917, 1919 और 1915। तो जस्ट अभी पिछला वाला प्रश्न था, केंद्र में ही इसकी व्यवस्था की गई थी, तो 1919 जो है वही इसका सही आंसर होगा। देखिए कैसे ही आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उन्होंने दिया। पहला प्रश्न क्या था, पहली बार कब किया गया, कब ये केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनात्मक बाइकैमरल लेकर के आया था, तो 1919 अधिनियम जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महिला मताधिकार एवं आरक्षित स्थान से संबंधित प्रश्न है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है, सही कथन हमें बताना है। तो पहला कथन है 1919 के सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी, यानी उनको मताधिकार था, यानी वोट डालने का अधिकार उनको प्राप्त था वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, 21 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं के लिए। ध्यान रखेंगे प्रश्न की जो उसका कंसेप्ट है, जो पूछना चाह रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या कहा गया है, आयु की सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, तो उसकी थ्योरी को समझिए,
सभी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं 1935 के एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये भी बात है, ठीक है। प्रश्न की अवधारणा को समझना, कथनों में क्या कहा गया है, क्या किस पॉइंट को मेंशन किया गया है, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1935 के एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए थोड़ी सी व्याख्या को उसको समझते हैं कि यहाँ पर 1919 में 21 वर्ष से आयु की सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार की संस्तुति नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। तो पहला वाला जो कथन है वो सही नहीं थी। अब नहीं था तो क्या था, यहाँ पर क्या महिलाओं को बिल्कुल वोट डालने का अधिकार नहीं था? ना, ऐसा भी नहीं है। वोट डालने का अधिकार था, तो लेकिन वो कुछ एक वर्ग की महिलाओं को ऐसा अधिकार था जो कि शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी, उन महिलाओं को ये वोट डालने का अधिकार था और ये कुछ वर्गों तक ही सीमित था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इसमें नहीं था। हालांकि ये विस्तारित किया गया 1935 के अधिनियम में, वहां पर सभी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया और ये सभी वर्गों तक पहुंचाया गया, ठीक है। 1935 में विधान में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, बिल्कुल यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी, यहाँ पर दलितों के लिए और जो वैसे वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान यहाँ पर उनके लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो ऑप्शन जो दूसरा कथन है वो सही है, पहला कथन जो है वो सही नहीं है। तो कथन केवल 2 सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है ये, देखिए आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है, तो हम आज की क्लास को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास को। आने वाली अगली क्लास जो होगी, हमारी 3rd क्लास जो आने वाली होगी, उसको हम यहीं से आरंभ करेंगे और आज की क्लास को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और व्याख्यात्मक ढंग से परीक्षाओं प्रश्नों को समझने के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, अगर उनकी व्याख्याओं को ठीक तरीके से समझेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो इन प्रश्नों के माध्यम से हल हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखते रहिए इस प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं। और बहुत जल्दी हम अगली क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।